हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज की घटना जिस चीज़ के बारे में है वो एक रेप्टाइलियन है। ये घटना घटी थी जापान में। आपने जापानीज क्रीचर कप्पा के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको उस क्रीचर के बारे में बताता हूँ। आज से 60 से 50 साल पहले जापान में इस क्रीचर का बहुत ही ज़्यादा खौफ था। ऐसा रेप्टाइलियन क्रीचर था जिससे लोग डर के भागते थे। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जल का देवता था, तो कई लोग इसको राक्षस भी बोलते थे। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई हैं, पर इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऐसी कई घटनाएं सुनने में आती हैं कि कुछ लोगों का इस क्रिएचर के साथ सामना भी हुआ है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये लोगों की बनाई हुई काल्पनिक घटना है। आज के टाइम में इस क्रिएचर को बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इस क्रिएचर के ऊपर कार्टून्स और मूवीज भी बनी हुई है। आज तक की फेमस मूवी निंजा टर्टल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि ये मूवी उसी क्रिएचर पर बेस्ड है। वीडियो के एंड में आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके उस क्रीचर को देखे जाने की छोटी सी झलक भी देख सकते हैं, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। कापा एक जापानीज क्रीचर है जो दिखने में 8 से 9 साल के बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन इसका शरीर इंसान का नहीं, एक रेप्टाइलियन जैसा दिखता है। उसका चेहरा एक पक्षी के चोंच जैसा दिखता है और पीठ पर एक कछुए का कवच, हाथ पैर जैसे किसी मगरमच्छ के हो और सर गोल शेप की टोपी जैसा। उन दिनों कापा का बहुत खौफ था, क्योंकि वो छोटे बच्चों को खा जाता था और बहुत ही बुरी तरीके से उनके हाथ पैर को काट देता था। ये एक ऐसा क्रिएचर था जो पानी और जमीन दोनों पर रहता था। उन दिनों इसका इतना खौफ था कि कुछ लोग रात में घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। वो लोगों को खींच के पानी के अंदर ले जाता था। कुछ घटनाओं में तो ये भी सुना हुआ है कि वो क्रिएचर औरतों को मार के उनके गर्भाशय को बाहर निकाल देता था और फिर उसको खा जाता था। आज भी काफी ज्यादा लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कापा को देखा है। तो ये थी कापा के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको कापा को देखे जाने के बारे में एक घटना बताने वाला हूँ। इस घटना का सोर्स रेडिट है, लेकिन ये घटना सच है या बस एक कहानी, ये मुझको नहीं पता। तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सच मानते हैं या झूठ। ये घटना घटी थी जापान के एक गांव में रहने वाले आदमी शियोम के साथ। ये घटना उसके साथ 1970 में घटी थी और काफी पुरानी घटना है। तो अब आगे की घटना मैं आपको शियोम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शियोम है और ये घटना हमारे गांव में घटी थी। ये घटना तब की है जब कापा नाम के इस राक्षस का बहुत ज्यादा कहर हमारे गांव में था। वो रात में पानी से निकल के हमारे गांव में आ जाता था और हमारे गांव के जानवरों को उठा ले जाता था। कभी कभी तो ऐसे भी घटना सुनने में आती थी कि वो गांव के बच्चों को भी उठा ले जाता था। गांव में बच्चों के गायब हो जाने के बारे में भी हमको अलग अलग घटनाएं सुनाई देती थीं, लेकिन इस क्रीचर पर उतना कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि किसी ने भी उसको ठीक से देखा नहीं था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो बस लोगों की बनाई हुई एक काल्पनिक घटना है और ये जितने भी किस्से हम सुनते हैं ये बस कहानियां हैं। और कुछ लोगों को इसकी बातें सच भी लगती थी। हालांकि कापा को देखे जाने के बारे में किसी के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए कापा के बारे में लोग अपनी अलग अलग राय देते थे। मेरे साथ ये जो घटना घटी है इसके बारे में मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अब मैं आपको मेरे साथ घटी उस घटना के बारे में बताने वाला हूं। मैं बाजार से अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त शाम हो रही थी। समय मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं जिस झील के पास से निकल रहा था वहां से लोग रात में ज्यादा नहीं निकलते। अपने घर जाने के मेरे पास 2 रास्ते थे, लेकिन मुझको काफी लेट हो गया था, इसलिए मैंने झील वाले रास्ते को चुना, जो कि मेरे घर मुझको जल्दी पहुंचा देता। मैं वहां से गुजर ही रहा था कि मुझको पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई।
ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने पानी में कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। वो आवाज इतनी तेज थी कि मुझको लगा कि शायद पानी में कोई गिर गया हो। मैंने जैसे ही पानी में देखा, वहां पर कोई भी चीज नहीं थी। बस पानी से उभरी हुई बनी हुई पानी की वेव्स मुझे दिखाई दे रही थी। मुझको पता चल गया था कि वो चीज पानी में गिर गई है, और पानी के जिस हिस्से में वो चीज गिरी है वहां पर पानी की वेव्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं उस जगह से थोड़ा सा दूर था। चांद भी धीरे धीरे निकल गया था और चांद की रिफ्लेक्शन मुझे पानी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो चीज पानी में इतनी तेज गिरी थी कि चांद का रिफ्लेक्शन हिल रहा था। फिर मैंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वहां पर करीब 15 से 20 सेकंड ही रुका। उसके बाद वापस अपने रास्ते के लिए जाने लगा। मैंने करीबन 10 कदम बढ़ाए होंगे कि मुझको तभी फिर से पानी में वो चीज गिरने की आवाज आई। मैं फिर से रुक गया। मैंने वहां पर फिर से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इस बार मुझको किसी के जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। वहां पर मुझको कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझको बस आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई पानी में गिर गया है या किसी को मदद की जरूरत है। मैं फिर जल्दी जल्दी उस झील के पास गया। मैं जहां पर खड़ा था वो झील थोड़ी ढलान पे बनी हुई थी, तो मैं ऊंचाई से देख रहा था। मुझको कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझको बस बड़े बड़े मोटे पेड़ दिख रहे थे और पेड़ के बीच में गिरी हुई वो झील। जब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि नीचे मोटे से पेड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है। अंधेरे में मुझे बस उसकी परछाई दिख रही थी। मैंने ठीक से देखने की कोशिश की तो मुझको वो एक बच्चा लगा। उसकी हाइट को देख के लग रहा था कि वो कोई 8 से 9 साल का मोटा सा बच्चा है और वो बैठ के कुछ खा रहा था। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा कि वो कौन है और इस वक्त इस झील के पास क्या कर रहा है। मैं बस धीरे धीरे उसके पास जा रहा था और वो कुछ खा रहा था। खाते वक्त वो बहुत जोर से सांसें ले रहा था और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। पता नहीं कैसे उसको पता चल गया कि मैं उसके पीछे हूं। वो तुरंत मुझे देखने के लिए घूमा और मेरे सामने आ गया। चांद की हल्की फुल्की रोशनी में मैंने उसको देखा और मैं देख के हैरान हो गया था। वो कोई बच्चा नहीं था, वो पानी से निकला हुआ वही जीव था जिसको लोग कापा बोलते हैं। ये वही जीव था जिसका दहशत पूरे गांव में और पूरे इंसानों में फैला हुआ था। उसको देखते ही मैं उस तरफ भागने लगा जिधर से मैं आया था। मेरे हाथ में मेरा पूरा सामान था और भागते हुए मैं उस झील के ढलान से ऊपर आ गया। वो मेरे पीछे ही था। मैं अपना सारा सामान लेके दोबारा मार्केट की तरफ भाग रहा था। वो जो चीज खा रहा था वो कुछ और नहीं, एक इंसान का हाथ था जिसको वो नोच नोच के खा रहा था। उसने उस कटे हुए हाथ को मेरी तरफ बहुत जोर से फेंका और वो मेरी पीठ पर आके लगा। मेरे हाथ पे जो सामान था वो सब वहीं पर छूट गया। उसका निशाना इतना सटीक था कि मेरे पूरे कपड़ों में खून लग गया था और मैं दोबारा मार्केट की तरफ भागने लगा। मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा था और वो क्रीचर भी मेरे पीछे भाग रहा था। मेरे पीछे भागते हुए वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और अगर मैं उसको मिल गया तो वो मुझे मार डालेगा। मैं इतनी जोर से मार्केट की तरफ भाग रहा था कि मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि वो सच में मेरे पीछे है भी या नहीं। भागते हुए मैं जोरों से चिल्ला रहा था और मेरी आवाज मार्केट के सभी लोगों ने सुनी। मार्केट अभी भी खुली थी, ज्यादा लोग नहीं थे। आधे लोग अपना दुकान बंद करके जा चुके थे और आधे लोग बस दुकान बंद कर ही रहे थे। जैसे ही दुकान के कुछ लोगों ने और मार्केट के कुछ लोगों ने मुझे भागते हुए और चिल्लाते हुए देखा, उन सबको ये पता चल गया था कि मेरे पीछे हो ना हो कापा लगा हुआ है। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे डरा हुआ देख के वो सब भी भाग गए। कुछ लोग तो अपनी दुकान आधी खुली छोड़ के ही भाग गए और कुछ लोगों ने तो अपना सामान तक नहीं लिया। मैं भी बहुत जोर से भाग रहा था। तभी मैंने देखा कि एक दुकान आधी खुली हुई है और उसका मालिक वहां से भाग चुका है। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं भाग के जाके उस दुकान में छुप गया और वहीं नीचे लेटा रहा। मैं वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। मेरे पूरे शरीर पर खून के दाग लगे हुए थे और उसमें से बदबू आ रही थी। वो दृश्य मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसी दुकान के अंदर छुपा हुआ था
और वहां से बाहर तक नहीं निकल रहा था। मुझको ये भी नहीं पता कि वो क्रिएचर मुझे ढूंढ रहा था या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे पीछे था भी या नहीं। मैं बस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं पूरी रात उसी दुकान में लेटा हुआ था और बाहर भी नहीं निकला। जब सुबह हुई तो दुकान के मालिक लोग वापस आए। उन्होंने दुकान पर मुझको देखा। मैंने उनसे सारी बात बताई और वो मेरी हालत देख के भी समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उनको मुझ पे यकीन भी हुआ और उनको ये भी पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं उसके बाद घर गया। मुझे घर छोड़ने 3 से 4 लोग गए। जब मैं उसी रास्ते से उस झील के पास जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरा पूरा सामान जहां पर मैंने छोड़ दिया था वो वहीं पर ही पड़ा हुआ था। मेरे सामान को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन उस क्रिएचर के पैरों के निशान वहीं पर बने हुए थे। मैंने पूरा अपना सामान उठाया और घर की तरफ जा रहा था। मैं जब घर पहुंचा तो घर वालों ने मेरे कपड़े देखे। वो पूरे खून से सने हुए थे। उन्होंने तभी मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं रात में वापस क्यों नहीं आया। मैंने उन सबको सारी बात बताई और ये भी बताया कि मेरे पीछे कापा पड़ गया था। यह घटना धीरे धीरे सबको पता चल गई और उस दिन के बाद से उसका खौफ और ज्यादा बढ़ गया। कोई भी रात में अब बाहर भी नहीं निकलता था और पूरी मार्केट जल्दी बंद भी हो जाती थी। तो ये थी कापा को देखे जाने की एक घटना। आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक जिन भी अवशेषों की खोज की गई है उससे ये नहीं पता चलता है कि कापा झूठ है या सच है, क्योंकि इस बारे में किसी को भी ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कुछ अवशेष मियाकू नीजो सिंजो के परिवार द्वारा भी उपलब्ध कराए गए हैं। उनका कहना था कि उनके पूर्वजों ने एक कापा को 1818 में नदी के पास गोली मार दी थी। वो कापा उनके ऊपर हमला करने जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने बचाव में उसको गोली मार दी। उनकी दी गई जानकारी के हिसाब से जब पुरातत्व विभाग ने उस जमीन के पास खुदाई की तो उनको वहां पर एक अजीब से क्रिएचर के अवशेष मिले, जिसके हाथ पैरों की ऊंचाई और गोलाई 6 से 8 इंच की थी। फिलहाल इस रेप्टाइलियन क्रिएचर को पिछले 50 से 60 सालों से नहीं देखा गया है और किसी ने भी इसको देखने का दावा नहीं किया गया है। जहां कुछ लोग इसको राक्षस मानते हैं, वहीं शिंजो धर्म के लोग इसको सुनजिन यानी कि जल का देवता भी मानते हैं। अब किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ, ये मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता सकता हूं। मैं ये पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको सच मानते हैं या बस एक इत्तेफाक। स्क्रीन पर अभी जिस क्रिएचर को आप देख रहे हैं ये उस कापा के कुछ अवशेष हैं जो पुरातत्व विभाग ने ढूंढे थे। वीडियो खत्म होने के बाद आप इंस्टाग्राम पे जाके एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं जिसमें एक बच्चे को एक हाथ दिखता है जो उसको उसकी तरफ बुला रहा होता है। कई लोगों का यह कहना है कि वो हाथ कापा का है। आपका क्या कहना है? उस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए। ये थी कापा को देखे जाने की घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। मेरा नाम लीथा है और ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ अलाबामा में शिफ्ट हो गई थी। वहां का वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जिस जगह हमारा नया घर था वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और कई बड़े बड़े जंगल भी थे। मुझे फॉरेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे फोटो क्लिक करना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और वॉक पे जाती हूँ। जहां पर हमारा घर था वहीं से एक पतली रोड गई हुई थी। उस रोड पे जल्दी कोई नहीं जाता है। वो रोड 2 किलोमीटर लंबी है। दिखने में वो रोड काफी अजीब दिखती है। वो रोड जहां पर खत्म होती है वहां से बड़ा जंगल चालू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाती थी और वॉक पर जाती थी। हमारा नया घर जिस लोकेशन पे था वो मुझे बहुत ही पसंद था। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ वॉक पर जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से काम का इतना स्ट्रेस था कि वो सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे थे। इसलिए उस दिन मैं वॉक पर अकेली चली गई। मैंने अपना कैमरा भी ले लिया था। वहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़े थे और काफी खूबसूरत भी थे। सुबह जल्दी उठने की वजह से वहां पर ठंड भी थी। दिन में भी वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है।
क्योंकि पेड़ पौधों वाली जगह पर ठंड ज्यादा रहती है। उस जंगल के पेड़ इतने बड़े और इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी उस जंगल के अंदर ठीक से पहुंच नहीं पाती है। सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे कोहरा बहुत ज्यादा मिलता है और हल्का फुल्का अंधेरा भी होता है, क्योंकि सूरज कोहरे की वजह से वहां पर इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता। मैं कुछ दिनों तक अकेले वॉक पर गई और तीसरे दिन मैंने सोचा कि मैं उस रोड पर भी जाऊं और मैं देखूं कि वो रोड आखिर खत्म कहाँ होती है। पहले दिन जब मैं उस रोड पर गई तो मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा लंबी थी। मैं अपना कैमरा भी लेके गई थी। उस रोड पर हर रोड के हिसाब से ठंड थोड़ी ज्यादा थी। मैं फोटो खींचते हुए उस रोड पे जा रही थी। हल्का फुल्का अंधेरा और कोहरा भी था। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उस 2 किलोमीटर की रोड को पार करके उस जंगल के पास आ गई। वो रोड जहां पर खत्म हुई वहां से एक बड़ा जंगल चालू हुआ। जंगल मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसके अंदर जाऊं। वहां पर और लोग भी वॉक करने जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं निकलते। मैं उस जंगल के अंदर गई और मैंने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां पर विजिबिलिटी थोड़ी और कम हो गई थी, क्योंकि बाहर के मुकाबले उस जंगल के अंदर ठंड काफी ज्यादा थी। मैं अपने कैमरे से फोटोग्राफ्स खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोहरे की वजह से फोटोज ठीक से आ नहीं रही थी। कैमरे का फ्लैश भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं जब उसके अंदर गई तो मुझको बहते हुए पानी की हल्की फुल्की आवाज आ रही थी, जिससे मुझको ये पता चल गया कि यहाँ पर हो ना हो कोई छोटी सी नदी बह रही है। मैं उस आवाज के पीछे पीछे कोहरे में अंदर जा रही थी और तभी मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत प्यारी सी नदी बह रही है, जिसका पानी एकदम साफ है। वो पूरी नदी बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने किसी तरह अपने कैमरे से वहां की फोटोग्राफ्स खींचने की कोशिश की और मैंने ये सोचा कि मैं ये सारे फोटोग्राफ्स अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी और कभी अगर मौका मिला तो यहाँ पर आके उनके साथ कैंपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जगह कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी थी। वो जगह इतनी शांत थी कि एक सुई गिरने की भी आवाज पूरे जंगल में सबको साफ साफ सुनाई दे। मैं वहां पर फोटो ही खींच रही थी और एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही थी। तभी मुझको ऐसा लगा कि वहां पर किसी और के भी चलने की आवाजें आ रही हैं। मैंने जैसे ही उस आवाज को सुना मैं रुक गई। मेरे साथ साथ वो आवाज भी रुक गई। वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और मेरा कोई वहम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ की सूखी हुई पत्तियों पर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा हो। वो आवाज मुझको बहती हुई नदी के दूसरी तरफ से आ रही थी। जब मैंने ठीक से देखा तो मुझे वहां पर एक परछाई दिखाई दी, जो पेड़ के पीछे से झांक के मुझको देख रही थी। सूरज की रोशनी ज्यादा ना आने की वजह से मुझे वो परछाई ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से उसका रंग सिल्वर कलर का था। वो एक काली परछाई थी, लेकिन हल्के फुल्के रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे वो ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी। वो मुझे देख रही थी और मैं भी साफ साफ उसको देख पा रही थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे आया हुआ कोई और आदमी है। मैंने उससे पूछा, हेलो हेलो, मैं बस यहाँ पर घूमने आई थी। उसने मेरी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस पेड़ की तरफ से आधा झांक के मुझे देख रही थी। मैंने उससे दोबारा बोला कि मैं इस एरिया में नई हूं। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद उसको मुझसे बात नहीं करनी है, लेकिन वो इतनी अजीब तरीके से मुझे झांक के देख रही थी कि मुझे अब डर लगने लगा था। मैं चुपचाप दोबारा चलने लगी और जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही थी मुझे दोबारा ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरे साथ कदम बढ़ा रही है। मैं 10 कदम बढ़ा के जैसे ही दूसरी तरफ देखा, वो मेरे सामने के पेड़ पर थी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इतनी तेज जा रही थी कि मैं उसको चलते हुए देख भी नहीं पा रही थी। मैंने कोशिश किया कि मैं उसकी फोटो खींच लूं, लेकिन ठीक से फोटोज भी नहीं आ रही थी। मैंने अपने चलने की स्पीड को और बढ़ा दिया और भागते हुए जंगल के आउटर पर बस पहुंचने वाली थी। मुझे जैसे ही जंगल का बाहरी हिस्सा दिखाई दिया, मैं और तेज भागने लगी और मुझे तभी पीछे से पानी में किसी के चलने की आवाज आई। मैं समझ गई थी कि वो जो भी चीज है भागते हुए पानी को क्रॉस करके मेरी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पकड़ना चाह रहा हो। मैं भागते हुए जंगल से निकल आई
और वो पानी में चलने की आवाज मुझको और तेज आने लगी और फिर बंद हो गई। तब तक मैं उस जंगल से निकल के उस कच्ची रोड पे दोबारा आ चुकी थी। मैं वहां पर एक भी सेकंड नहीं रुकी। मैं आगे भागते हुए पीछे की तरफ देख रही थी और तभी मैं किसी से लड़के नीचे गिर गई। मैंने जब देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी था। वो शायद वहां पर वॉक करने आया था। उसने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो ना? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वहां पर और भी लोग वॉक करते हुए आ रहे थे और सबने मेरे डरे हुए चेहरे को देखा। मैं उन सबको नहीं जानती थी। उन सबने मुझसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं भाग के अपने घर गई और तुरंत अपने हस्बैंड को वो सारी चीजें बताई। मेरे हस्बैंड काफी नींद में थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने उनको ब्रेकफास्ट टेबल पे भी सेम चीज बताई। मेरी बात सुन के उन्होंने मुझसे बोला कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, क्या पता मैंने जो देखा हो वो सच भी हो। उन्होंने मुझे दोबारा उस जगह पर जाने के लिए मना किया और मैं नहीं गई। इस बात को एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते बाद मेरे पास एक न्यूज़पेपर आया जिसमें एक आर्टिकल छपा हुआ था। आर्टिकल में लिखा हुआ था द क्रिप्टिड क्रीचर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ अलाबामा। उसमें एक क्रीचर के बारे में लिखा हुआ था जो ग्रे कलर का था, जो जंगल के पेड़ों पर रहता है और वो अक्सर अपने शिकारी को दम घोट के मार देता है। जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने जिस परछाई को देखा था वो और कोई नहीं, वही क्रिप्टिड क्रीचर था। हालांकि उसके बारे में उस आर्टिकल में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई थी, लेकिन मैं उस आर्टिकल को देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। उस दिन मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मैं बच गई, वरना मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाता। फिर मैंने उस आर्टिकल के बारे में अपने हस्बैंड को भी बताया और अपने कुछ दोस्तों को भी बताया। मैंने उनको ये भी बताया कि उस दिन मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। उन सब ने मुझे उस जगह दोबारा जाने के लिए मना किया और मैं कभी फिर उस दिन के बाद से उस जगह पर नहीं गई। करीब 2 साल बाद हमने अपना घर भी वहां से बदल लिया, क्योंकि वो एरिया उस दिन के बाद से मुझे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा था। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना एक पैरानॉर्मल घटना है। यह घटना काफी रहस्यमयी और अजीब भी है। यह घटना घटी थी एडवर्ड और उसके दोस्तों के साथ। एडवर्ड और उसके सारे दोस्त एडवर्ड के घर पे एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो सब काफी ज्यादा खुश थे। उस वक्त एडवर्ड के साथ उसके 5 दोस्त और भी थे। वो सब एक दूसरे से बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे थे। एडवर्ड का घर जहां पर था वो सिटी का एकदम आखिरी एरिया था। उसके बाद से फॉरेस्ट चालू हो जाता था। वो एडवर्ड के कमरे में बैठे हुए थे जो कि 2nd फ्लोर पर था। एडवर्ड के मम्मी पापा नीचे किचन में थे और उन सबके लिए खाना बना रहे थे। वो लोग एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। वो लोग इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। और तभी उन सारे दोस्तों को एडवर्ड की रूम की खिड़की के बाहर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनते ही वो सब शांत हो गए। तभी एडवर्ड ने उन लोगों को बताया कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जंगल के पास अक्सर जानवर जंगल से निकल के बाहर आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग 8 बजे के बाद इस एरिया में बाहर नहीं निकलते। एडवर्ड के सारे दोस्त उसके घर में नाइट स्टे करने वाले थे। उस जानवर की आवाज बार बार आ रही थी। तभी एडवर्ड का एक दोस्त जिसका नाम लीथन था, वो जाके उस खिड़की से जानवर को देखने लगा। लीथन को कोई भी जानवर नहीं दिखा, लेकिन लीथन को जिस तरफ से वो जानवर की आवाज आ रही थी, जब लीथन ने उस तरफ देखा तो वहां पर उसको एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा उसी की एज का था और नीचे से उसको खड़ा होकर देख रहा था। लीथन ने तुरंत एडवर्ड को बुलाया और उसको उस बच्चे को दिखाया। एडवर्ड ने भी उस बच्चे को देखा। उन दोनों की आंखों के सामने ही जंगल से एक जानवर निकल के आया और उस बच्चे को पकड़ के जंगल के अंदर ले गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखते ही लीथन और एडवर्ड जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाज सुन के उनके दोस्त लोग खिड़की के पास आए। उनके दोस्त लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। वो लोग इतनी जोर से चिल्लाए थे कि एडवर्ड के माता पिता भी उसके कमरे में आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तभी एडवर्ड और लीथन ने उनको उस बच्चे के बारे में बताया।
और ये भी बताया कि उस जानवर ने उसके शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए हैं। जब ये बात एडवर्ड के माता पिता को पता चली तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। एडवर्ड के फादर ने तभी तुरंत अपनी गन निकाली और उसी जगह पर जाके देखने लगे। उन्होंने अपनी गन अपनी सेफ्टी के लिए निकाली थी। लीथन और उसके सारे दोस्त उसी खिड़की से अपने पापा को देख रहे थे। वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिला, न किसी बच्चे के पैरों के निशान और न ही मांस के टुकड़े। उन्होंने वहीं से ही एडवर्ड को देखा और बोला कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो तुरंत घर के अंदर वापस आ गए और एडवर्ड और लीथन को नीचे बुलाया। उन्होंने उनको समझाया कि उनको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। लीथन और एडवर्ड ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको डांट के उनके रूम में वापस भेज दिया। रात ज्यादा हो गई थी और एडवर्ड के मम्मी पापा ने सारे बच्चों को सुला दिया। उसके बाद रात के करीब 1 बजे लीथन की आंख खुल गई। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था। उसने एडवर्ड को जगाया और एडवर्ड को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी एडवर्ड और लीथन एक दूसरे से उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और काफी ज्यादा परेशान थे। वो लोग दोबारा उसी खिड़की के पास गए और उसी जगह देख रहे थे जहां पर उन्होंने पहली बार उस बच्चे को खड़ा देखा था। वहां पर कोई भी नहीं था और तभी वो लोग दोबारा अंदर जाने लगे और तभी एडवर्ड और लीथन को किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज उसी बच्चे की थी जिनको उन्होंने पहले देखा था। वो आवाज एडवर्ड के घर के मेन दरवाजे के बाहर से आ रही थी। जब उन्होंने खिड़की से नीचे दरवाजे की तरफ देखा तो उन्होंने उस लड़के को फिर से खड़ा देखा। वो लड़का हंस रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर किसी के नाखून के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसके चेहरे पर नाखून मार के उसको बीच से फाड़ दिया हो। उसको देखते ही वो लोग दोबारा चिल्लाने लगे और काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो लड़का वहीं पर खड़ा होके एडवर्ड और लीथन को देख के जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज ऐसे थी जैसे कि 2 लोग एक साथ हंस रहे हो। एडवर्ड और लीथन भागते हुए नीचे एडवर्ड के मम्मी पापा के रूम के बाहर गए और दरवाजे को नॉक किया। उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को इसके बारे में दोबारा नहीं बताया। उसके पेरेंट्स जब रूम से बाहर आए तो एडवर्ड ने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। एडवर्ड के पापा ने दोबारा अपनी गन निकाली और घर के मेन दरवाजे को खोल दिया और एडवर्ड के साथ बाहर गए। उन्होंने उसके साथ उस बच्चे को उसी जगह पर ढूंढा। वो बच्चा कहीं पर नहीं मिला। एडवर्ड के पेरेंट्स ने दोबारा एडवर्ड और लीथन दोनों को डांटा। उन्होंने उनको बोला कि तुम ये सब मजाक मत करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन लोगों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लोग किसी भी तरीके का कोई भी मजाक नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक से एडवर्ड की मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तीनों लोग भाग के रूम में गए तो उन्होंने बताया कि उनको कमरे के दूसरे कोने में एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया और वो जोर जोर से हंस रहा था। जब उन्होंने कमरे की लाइट जलाई तो वहां पर कोई भी नहीं था। एडवर्ड के पापा ने जब रूम को चेक किया तो वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बाथरूम को भी चेक किया, लेकिन वो भी खाली था। वो लोग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहे थे और बात ही कर रहे थे। तभी ऊपर के फ्लोर से एडवर्ड के सारे दोस्तों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एडवर्ड के पापा ने अपनी गन निकाली और ऊपर की तरफ भाग के गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोने में एक बच्चे को खड़ा देखा जो उनके ऊपर चीजें फेंक रहा था। ये सब चीजें जैसे ही उनको पता चली वो काफी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने सारे बच्चों को नीचे वाले फ्लोर पर बुलाया और चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। करीब 1 घंटे तक उनको उनके ऊपर वाले रूम से किसी बच्चे के भागने की और जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। एडवर्ड के पापा ये समझ चुके थे कि हो ना हो इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई। उनको लग रहा था कि जंगल की तरफ से कोई ऐसी इवल स्पिरिट उनके घर में आ गई है जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। बच्चे के हंसने की और चलने की आवाजें उनको लगातार सुनाई दे रही थी और वो आवाजें दिन के वक्त बंद हुई। तब तक एडवर्ड के सारे दोस्त और लीथन भी वहां से जा चुके थे। ये आवाजें उनके घर से क्यों आ रही थी और वो इवल स्पिरिट किसकी थी, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये घटना काफी ज्यादा अजीब और रहस्यमयी थी। उसके बाद एडवर्ड के मम्मी पापा ने उस घर को छोड़ दिया और शिफ्ट होके शहर के बीच में चले गए और उनका यह भी कहना है कि उस घर में आज तक कोई नहीं गया
और वो हंसने की आवाज़ें और बच्चे की वो आवाज़ें आज तक उस घर में सुनाई देती हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि उस घर के नीचे किसी बच्चे की लाश गड़ी हुई है जो अभी तक भटक रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। तो ये थी तीसरी घटना। अब आप इंस्टाग्राम पे उस क्रिएचर को देखे जाने की वो छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।